हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने एडवर्ब्स को लेकर बात करी थी और ये बताया था कि एडवर्ब्स हमें क्यों पढ़ने होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं हमारे ग्रामर के अंदर। और आपको ये भी बताया मैंने कि जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें से जो हमारा 5th पार्ट है, या फिर आप कोई जो भी आप ऑर्डर फॉलो करते हो, लेकिन मैं ये बोलूँ कि उसमें से एक पार्ट जो है वो है हमारा एडवर्ब, राइट। सो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम एडवर्ब से जुड़े हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खासकर स्पॉटिंग द एरर्स को लेकर अगर हम बात करें तो, राइट। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लास्ट क्लास में आपने एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा, जो भी आपकी क्लासेस में जितने भी आपने क्लासेस में एडवर्ब के बारे में पढ़ा, वो आपको अच्छे से आता है और आप उस पर अच्छे से कमांड करिए, ताकि आप इजीली उसके जैसे क्वेश्चंस, एडवर्ब जैसे क्वेश्चंस इजीली बना पाएं। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम आईबीपीएस के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो आईबीपीएस क्लर्क में पूछे जाते हैं एडवर्ब्स को लेकर, उनको डिस्कस करेंगे और ये याद रखेंगे कि किन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और कैसे कॉन्सेप्ट्स एडवर्ब से जुड़े हुए हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज उन सब पे हम बात करेंगे, राइट। आज के सेशन में हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब ये देखिए, ये 25 क्वेश्चंस ना मानिए इन्हें, ये 25 कॉन्सेप्ट हैं जो आप सीखेंगे, राइट। कुछ क्वेश्चंस में सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकता है, तो ये बताने के लिए, ताकि जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछता है इसके इस तरीके के क्वेश्चंस, क्योंकि ये काफ़ी कॉमनली पूछे जाते हैं एग्जाम में, और वहीं स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाके गलती कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, इसीलिए हम हर एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करेंगे। हम हर क्वेश्चन की डेप्थ में जाएंगे और हम यह वहाँ से खोज के निकालेंगे कि यह क्वेश्चन आया कहाँ से है और इसका सार क्या है। मतलब कि अगर इसमें कोई एरर है तो किस तरीके से वो एरर दी पूछी गई है, या फिर अगर कोई एरर नहीं है तो उसमें हम बेसिकली एरर नहीं ढूंढेंगे। देखिए, क्वेश्चन में कभी भी हमेशा ये अप्रोच मत रखिएगा कि एरर मिलेगी ही। कुछ क्वेश्चंस में आपको हर बार जो लेक्चर सीरीज होती है हमारी ऐसी, उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी डालता हूँ जिसमें एरर नहीं होती, जिससे आपको पता चले कि हर क्वेश्चन में एरर नहीं होती है। तो उससे पहले, क्लास में आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको थोड़ा सा एडवर्ब के बारे में बता देना चाहता हूँ। अगर आपने थोड़ा बहुत मिस कर दिया हो तो अब आप सीख लीजिए। एडवर्ब, राइट। एड और वर्ब, यानी वर्ब से पहले जुड़ने वाला, या फिर अगर आप बात करें तो जैसे प्री पोजीशन होता है, नाउन से पहले लगने वाला एडजेक्टिव होता है, ऐसे ही एडवर्ब होता है। तो आपको पता है हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। स्टार्टिंग ही हम जो है 7-8 मिनट इंट्रोडक्शन करेंगे एडवर्ब्स का, ताकि आप जब क्वेश्चंस बनाएं तो आपने जो पढ़ा है एडवर्ब्स को लेके वो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। अब इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं लिख देता हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, राइट। अब आ जाएगा हमारा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। अब देन आप उसके बाद लिख सकते हो इंटरजेक्शन। ऑल्दो इंटरजेक्शन में इतना कुछ खास है नहीं, जो हमारी क्लास थी इंटरजेक्शन के ऊपर जो क्लास होगी उसी में आप सब समझ जाओगे। देखिए, नाउन का काम होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का रोल प्ले करना, या फिर ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करना, राइट। ये दो काम होते हैं हमारे नाउन के। प्रोनाउन का काम क्या होता है? इन प्लेस ऑफ नाउन। अगर नाउन नहीं है तो उसकी जगह पे यूज होगा इन प्लेस ऑफ नाउन। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है? क्वालिफाई करना, विशेषता बताना, किसकी? नाउन की। वर्ब होता है एक्शन, एक्शन और स्टेट। ये एक्शन और स्टेट किसकी बताएगा? सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट कौन हुआ? नाउन। अब यहां से आया हमारा एडवर्ब। अब ये एडवर्ब क्या करता है? देखिए, एडवर्ब भी क्वालिफाई करेगा, लेकिन अब ये किसको क्वालिफाई करेगा ये समझ लीजिए। सबसे पहले करता है वर्ब को, यानी वर्ब के बारे में अगर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? एडवर्ब की, यानी वह भागता है, तो यह हो गया वर्ब, राइट। ही रन्स, ही, और अब उसके बाद लिख दो वह बहुत तेज भागता है, ही रन्स वेरी फास्ट। तो जो वेरी और फास्ट हो गया ये हमारे एडवर्ब हो गए, राइट, बहुत तेज। और ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा, फिर एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा। वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, वेरी उसके बाद हो गया एडवर्ब।
तो ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। अब वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, अब किसको क्वालिफाई करेगा? ये खुद अपने आप को भी क्वालिफाई करता है, राइट? ये खुद को भी क्वालिफाई करेगा। तो ये जो हमारा एडवर्ब होता है ये क्वालिफाइंग वर्ड है, जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद अपने आप को भी क्वालिफाई करता है, जो इनके बारे में विशेषता बताता है। तो यानी अगर आपको वर्ब से एडवर्ब पूछा जाए तो वो कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा? आपको वो वर्ब से पहले देखने को मिलेगा, राइट? और आपको वो एडजेक्टिव से भी पहले देखने के लिए मिल सकता है। और वो जो एडवर्ब है, जो ऑलरेडी कोई एडवर्ब है, उससे पहले भी आपको एक और एडवर्ब देखने को मिल सकती है, राइट? तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें, और किस तरीके के किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन होगा, किस तरीके से यूज़ होगा, ये तो हमने अपने थ्योरी चैप्टर्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हमसे एग्जाम में अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे, अगर उसमें भी कोई ऐसा क्वेश्चन निकल के आता है तो हम घबराने की बात नहीं है, हर एक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 1, ही वॉज टू टायर्ड that he could not cross the street even with the help of a porter। पोर्टर का मतलब होता है कि, देखिए मैं आपको पोर्टर वर्ड बता देता हूँ। पोर्टर जैसे कि मान लीजिए अगर कोई आप लगेज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाले हो, तो आपको किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। कुली हो गया, ये सब हो गए, इनको आप पोर्टर बोल देते हो, कुली को पोर्टर बोल देते हो। तो यानी अब यहाँ पर कोई पोर्टर का मतलब क्या है कि उसको कोई कैरी करके ले जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, राइट? वो स्ट्रीट यानी स्ट्रीट के दोनों साइड भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ पोर्टर और सपोर्टर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। तो ज़रा देखिए, ही वॉज टायर्ड। टायर्ड क्या है? वो उसकी स्टेट या कंडीशन बता रहा है, तो दिस इज एन वर्ब, ये दिस इज अ वर्ब, ये वर्ब है। और टू यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? यहाँ पर एक एडवर्ब यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं उसकी कंडीशन, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। ही वॉज टू टायर्ड दैट ही कुड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट इवन विद द हेल्प ऑफ पोर्टर। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या टू सही होगा या फिर कुछ और वर्ड यूज़ होगा? देखिए, जब भी आप इस तरीके की बात करो, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो यहाँ पर हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं सो। ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ था, दैट ही कुड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट इवन विद द हेल्प ऑफ पोर्टर। तो यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि वह इतना थका हुआ था, तो इस सेंस में आएगा, तो यहाँ पर सो यूज करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट? सो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एरर है, इस पे क्या यूज हो जाएगा? सो। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द न्यू प्रोजेक्ट इज टू बेग फॉर द ट्रेनी टू हैंडल ऑन हिज ओन। तो जो नया प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा है। किसके लिए? ट्रेनी के लिए। टू हैंडल ऑन हिज ओन, तो वो खुद से संभाल सके, उसके मुताबिक जो नया प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा है। तो यानी इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो खुद अकेला नहीं संभाल सकता। तो देखिए द न्यू प्रोजेक्ट इज, ये तो वर्ब हो गया, और बिग क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया, बिग। अब ये कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये इसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट क्या है? बड़ा है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पर जो अ डॉक्टर होता है ये कॉम्प्लीमेंट होता है, राइट? तो यहाँ पर देखिए बिग एक एडजेक्टिव है और टू लगा है। अब आपको थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ टू और टू में। तो देखिए जो टू होता है ना, ये प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है? प्रीपोजिशन, जिसको अगर आपने हिंदी में देखा हो तो से मतलब आता है, अगर आप हिंदी में देखो तो। लेकिन हमें ऐसे नहीं पढ़ना है, हिंदी का इंग्लिश में नहीं करना है। तो टू के साथ मेनली ना V1 की फॉर्म आती है, तो इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म। इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ क्या होता है? ये इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट? और टू हमारा बेसिकली प्रीपोजिशन भी होता है, तो इसके आगे नाउन देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस टू के आगे कभी भी एडजेक्टिव देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक रूल है। रूल ये है कि ये गलत है। रूल ये है कि प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन हमेशा अपने नाउन के साथ आता है, ये रूल है, राइट? तो यहाँ पर टू के साथ बिग आ गया, जो कि गलत है। या तो यहाँ से आप बिग हटाओगे या टू हटाओगे, राइट? अब हमें क्या हटाना है? देखिए अब बिग तो हम हटा नहीं सकते, क्योंकि ये प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहा है जो बड़ा है, और उसके आगे भी हमें रेफरेंस दिया हुआ है कि जो ट्रेनी है वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा खुद से।
तो यहाँ पर बिग होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो टू वर्ड है ना, इसका मतलब यहाँ पर ये जो बताया जाने की कोशिश की जा रही है कि यह प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर टू नहीं आएगा, यहाँ पर होगा टू, TO2 नहीं होगा, यहाँ पर होगा TOO2। राइट, तो इसको आप हटाएंगे, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, टू। अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था, आप अपनी एक नोटबुक निकालिए, उसके ऊपर एडवर्ब्स लिखिए। दो क्वेश्चंस तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अभी आपको नहीं, अभी आगे से करना है, तो 1 से लेकर 25 तक की नंबरिंग करिए। और यहाँ पर आपने रिस्पॉन्सेज दे दिए खुद से। देन उसके बाद जब मैं आपसे डिस्कस करूँ तो आप चेक करिए कि क्या आपके रिस्पॉन्सेज सही हैं या गलत हैं। तो पहले आपको खुद से देने हैं रिस्पॉन्सेज, देन उसके बाद आपको मेरे साथ चेक करना है। राइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। IBPS क्लर्क, देखिए सॉरी, इसका है क्वेश्चन नंबर 3 IBPS का। द मैनेजर हैज सेंट मैनी रिमाइंडर्स टू मिस्टर राव टू repay द लोन बट हैज नॉट रिसीव्ड नो रिप्लाई। देखिए, द मैनेजर हैज सेंट, तो मैनेजर ने क्या भेजे हैं, मैनी रिमाइंडर्स। तो हैज सेंट का मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी वो अभी भी भेज रहा है। हैज सेंट मैनी रिमाइंडर्स किसको, टू मिस्टर राव टू रिपे। देखिए यहाँ पर टू प्लस V1, रिपे वर्ब होती है तो टू प्लस V1 इन्फिनेटिव फॉर्म, टू रिपे व्हाट, द लोन बट हैज नॉट रिसीव्ड नो रिप्लाई। राइट, इसका मतलब है कि उसको कोई भी इसका रिप्लाई, लेकिन उसको कोई भी रिप्लाई नहीं मिला मिस्टर राव की तरफ से। तो अब आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या सही सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर लिखा ना होना चाहिए हैज़ नॉट रिसीव्ड नो रिप्लाई, नहीं, एनी रिप्लाई, कोई भी जवाब नहीं मिला। हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई। राइट, अगर यहाँ पर आपको ये लिखना है, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो बट हैज़ रिसीव्ड, बट हैज़ रिसीव्ड नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं मिला। ये दोनों तरीके ठीक है, हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई और इसके बाद राइट, और ये भी जवाब सीखा है हैज़ रिसीव्ड नो रिप्लाई। ये दोनों जवाब बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। सो फोर्थ पार्ट में एरर है, आप इसको यहाँ पर ठीक करेंगे, और ठीक क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। राइट, तो यहाँ पर हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई होगा, या फिर बट हैज़ रिसीव्ड नो रिप्लाई। ठीक है, ये भी हो सकता है। नाउ, beside the chairman, all the committee members were present at the shareholders meeting। तो यहाँ पर देखो, एक beside का मतलब होता है बिल्कुल बाजू में, साइड में। राइट, साइड ऑफ समथिंग होता है। राइट, बाय साइड ऑफ समथिंग। और एक होता है बिसाइड्स, जिसका मतलब होता है इन एडिशन टू। अब जरा ध्यान से देखिए, इसके अलावा, बिसाइड, और एक वर्ड होता है बिसाइड्स। एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं इनके ऊपर, क्योंकि ये इसमें स्टूडेंट्स को मोस्टली कंफ्यूज होता है। बिसाइड का मतलब होता है लाइक एट साइड ऑफ समथिंग, और बिसाइड का मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू यानी इसके अलावा। राइट, तो बिसाइड द चेयरमैन ऑल द कमेटी, अब कहने का मतलब क्या है कि चेयरमैन के अलावा और सारे जो कमेटी थे, ऑल द कमेटी मेंबर्स प्रेजेंट थे एट शेयर होल्डर्स मीटिंग में। राइट, तो यहाँ पर ये नहीं बोला कि कमेटी मेंबर्स के बाजू में जो चेयरमैन थे वो प्रेजेंट थे शेयर होल्डर की मीटिंग में। यहाँ बोला गया है कि इन एडिशन टू द चेयरमैन ऑल द कमेटी मेंबर्स वर प्रेजेंट एट द शेयर होल्डर मीटिंग। तो यहाँ पर ये बिसाइड नहीं होगा, यहाँ पर हमें इस वाले बिसाइड्स को यूज करना, साइड्स। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एस लगा दीजिएगा, इसका कंप्लीटली मीनिंग ही चेंज हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द क्लब हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ पुअर मेंटेन्ड फैसिलिटी। देखिए, पुअर, मैं आपको लिख देता हूँ, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये नाउन हो गया, और ये पुअर का मतलब क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, यानी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन जब मैं बात करूं पुअरली की, तो ये जो होता है ना, ये एडवर्ब होता है।
क्या होता है, ये एडवर्ब होता है। क्यों? क्योंकि पुअरली, देखिए कोई काम गलत तरीके से करा गया, खराब तरीके से करा गया। द वर्क राइट हैज डन, राइट द वर्क इज डन बाय पुअरली, राइट वर्क इज डन इन पुअरली मैनर, कह सकते हो इन पुअरली मैनर, खराब तरीके से करा गया, राइट। अब बाय एनीवन, किसी के भी द्वारा हो सकता है, तो जो वर्क है वो खराब तरीके से करा गया, तो इन पुअरली मैनर। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, द क्लब हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ बिजनेस। जो क्लब है उसने अपना बहुत सारा बिजनेस क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता है, ये कंजंक्शन मत समझ लेना, बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन होता है, बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ कैसे मेंटेन्ड की गई थी, मेंटेन्ड फैसिलिटीज़, एडजेक्टिव हो गया, पुअरली मेंटेन्ड फैसिलिटीज़, पुअरली जो खराब तरीके से मेंटेन्ड की गई थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुअरली मेंटेन्ड फैसिलिटीज। द राइट आंसर इज पुअरली मेंटेन्ड फैसिलिटीज, राइट। आगे बढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ पुअरली मेंटेन्ड फैसिलिटीज, इसको आप ठीक करेंगे, थर्ड पार्ट में है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द विलेज हैज इलेक्ट्रिसिटी टुडे ओनली बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ अ फ्यू डेडिकेटेड इंजीनियर्स। अब बोला गया है कि जो विलेज है, द विलेज हैज़ इलेक्ट्रिसिटी टुडे, जो विलेज के पास इलेक्ट्रिसिटी है, ओनली बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ फ्यू डेडिकेटेड इंजीनियर्स। तो अच्छा, इससे मुझे एक याद आया, अगर आपने एक मूवी देखी है स्वदेश, तो उसमें देखिएगा कि लास्ट में जो एक्टर होता है वो जो गांव में बिजली लेके आता है, किससे, वो पानी स्टोर करके फिर पानी को बहा के वहाँ से करंट प्रोड्यूस करते हैं, टरबाइन को चला के, देन गांव में जो है बिजली लेके आती है। तो वहाँ से मुझे ये वो याद आ गया इस कॉन्टेक्स्ट को देख के, कि जो गांव में बिजली है, द विलेज हैज़ इलेक्ट्रिसिटी टुडे ओनली बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, द एफर्ट्स ऑफ अ फ्यू डेडिकेटेड इंजीनियर्स। तो फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन आ फ्यू लिख देते हैं, यानी कुछ इंजीनियर्स, जो कुछ डेडिकेटेड इंजीनियर्स थे उनकी मदद से। तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन इट, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, राइट। तो आप उसको देखिएगा कि वो एनर्जी कैसे आती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, the cost of the new machine is likely to be so high as 10 times the existing ones। अब बोला गया है, देखिए, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन, जो न्यू मशीन है ना उसकी कॉस्ट, राइट, इज लाइकली टू बी सो हाई एज, या फिर एज हाई हैज हो सकता है, सो हाई एज, यहाँ पर जो यूज करा गया है सो हाई एज, तो देखिए सो एज और एज डैश एज, तो जब भी आप कंपेयर करो या किसी चीज़ को बताओ तो एज के साथ करा करो। यहाँ पर आ जाएगा लाइकली टू बी एज आई हैज़ 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वंस, तो जो 10 जो ऑलरेडी थी उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो एज हाई हैज़, राइट, एज आएगा थर्ड पार्ट में। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज एंड दोज हु कैन नॉट चेंज देयर माइंड्स कैन नॉट चेंज नथिंग। तो बोला गया है जो प्रोग्रेस है वो नहीं, राइट, प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज एंड दोज हु कैन नॉट चेंज देयर माइंड्स, जो अपने दिमाग को नहीं बदल सकते वो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, राइट, कैन नॉट चेंज देयर माइंड्स कैन नॉट चेंज नथिंग, या फिर कैन नॉट चेंज नथिंग, ज़रा इस ध्यान को देखिए, वो कुछ नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर ये होगा कि कैन नॉट चेंज नथिंग नहीं होता। देखिए दो नेगेटिव वर्ड्स कभी भी हमेशा याद रखना इंग्लिश में, डबल नेगेटिव्स नॉट अलाउ, डबल नेगेटिव्स इंग्लिश के अंदर अलाउ नहीं होते। तो नथिंग जो होता है नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब कुछ नहीं, और जो हमारा नॉट है ये भी आपको पता है नेगेटिव वर्ड है, तो डबल नेगेटिव एक साथ आ गए तो जो गलत है, या तो यहाँ पर होगा कैन नॉट चेंज एंड, ये राइट, यहाँ पर आप लिखिए कैन नॉट चेंज एनीथिंग, या फिर यहाँ पर जो दूसरा तरीका कैन चेंज नथिंग, कुछ नहीं बदल सकता है, कैन चेंज, कैन, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा, कैन चेंज नथिंग, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में रहा है, इसको आप ठीक करेंगे, तो कैन नॉट चेंज नथिंग की जगह क्या हो जाएगा, एनीथिंग। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहला चेंज आप इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, राइट। आगे बढ़ते हैं,
He walked as faster as he could so that he would not miss the train to walk. अब बोला गया है he walked as faster as he could. जितना तेज वह भाग सकता था वह भागा. Right? He walked as faster as he could so that जिससे क्या हो he would not miss the train. राइट एज फास्टर एज could. देखिए जब भी आप एज के साथ लिखते हो, जब भी आप एज कॉम्बिनेशन बनाते हो, एज डैश एस, ये देखिए ये बेसिकली कंपैरिजन के लिए भी होता है. कंपैरिजन के लिए आ रहा है. तो कंपैरिजन में जब भी आप एज के साथ कंपेयर करोगे ना, तो याद रखना कि जो बीच का जो वर्ड होता है, ये जो एडजेक्टिव जो है, ये किस में रहेगा, ये पॉजिटिव डिग्री में रहेगा, जो अपनी फर्स्ट फॉर्म होगा. तो यहाँ पर फर्स्ट होगा. और जो फर्स्ट होती है ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो ये कभी अपनी कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होगा, ये बेसिकली किस में होगा, ये पॉजिटिव डिग्री में रहेगा. ये चीज़ याद रखना. तो ही वर्कड एज फास्ट होगा, एज फास्ट एज ही कुड सो दैट ही वुड नॉट मिस द ट्रेन. तो पहले पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे. नाउ गौतम डिड नॉट केयर सो मैनी अबाउट एनीथिंग एल्स मच एज ही केयर्ड फॉर हिज डॉग. देखिए गौतम डिड नॉट केयर सो मैनी, नहीं डिड नॉट केयर कितना ज्यादा चिंता नहीं करता है. केयर के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग. डिड नॉट केयर सो मच अबाउट एनीथिंग एल्स एज मच, जितना वो किसके लिए अपना चिंता करता, अपने डॉग की चिंता करता था, उतना वो किसी और की चिंता नहीं करता था. तो यहाँ केयर के लिए यूज़ हो रहा है, तो केयर के लिए मैनी नहीं यूज़ होगा, केयर के लिए मच यूज़ होगा. इस बात को आप खासा ध्यान रखेंगे. तो इस क्वेश्चन में जो हमारी एरर क्या है, वहाँ पर सो मच होगा मैनी की जगह. राइट मैनी जो होता है ना, वो हमारे अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है. मच जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है. लेकिन यहाँ पर वर्ब की बात हो रही है, तो यहाँ पर मच होगा. क्वेश्चन नंबर 11. वीना वांटेड टू बिकम अ सर्जन. जो वीना है वो सर्जन बनना चाहती है. एंड वर्कड वेरी हार्डली टू अचीव दिस. तो देखिए हार्डली का मतलब होता है, राइट हार्डली, और इसके बाद होता है हार्ड. राइट हार्डली का मतलब होता है नियरली नथिंग, मतलब कुछ नहीं, ना के बराबर. और हार्ड का मतलब होता है मेहनत से. तो वीना जो है वांटेड टू बिकम अ सर्जन, वीना एक सर्जन बनना चाहती है थी. एंड वर्कड, और वह मेहनत करती थी, वो बहुत मेहनत से उसने उसको अचीव किया. टू अचीव दिस. एंड ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत मेहनत करी उसको अचीव करने के लिए. तो यहाँ पर हार्डली नहीं होगा, ही वर्कड वेरी हार्ड, मेहनत से काम, इसका मतलब है यहाँ पर मेहनत की बात हो रही है, वर्कड वेरी हार्ड. तो थर्ड पार्ट में एरर है, इसे आप ठीक करेंगे. राइट हार्ड. आगे बढ़ते हैं. एज सून सो ही कम होम ही शावर्ड एंड गॉट रेडी टू गो आउट अगेन. एज सून सो, तो यहाँ पर है एज सून एज, जैसे ही वो घर आया. तो ये गलत है दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर ही गलत है. एज सून एज ही केम होम, जब वो घर आया था. ही शावर्ड एंड गॉट रेडी, तैयार हुआ टू गो आउट अगेन, दोबारा बाहर जाने के लिए. तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, एज सून सो नहीं आएगा, एज सून एज आएगा. आप इसको करेक्ट करेंगे. यहाँ पर सो की जगह क्या यूज हो जाएगा, एज. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. सिंस दिस फॉरेन बैंक हैज नॉट परफॉर्म्ड वेरी गुड. राइट सिंस का मतलब क्या है, बिकॉज. सिंस कभी कभार बिकॉज का भी जो है मीनिंग देता है कि क्योंकि यह फॉरेन बैंक ने अच्छा नहीं परफॉर्म करा इस साल. इट विल नॉट बी सेटिंग अप एनी न्यू ब्रांच. तो देखिए सिंस दिस फॉरेन बैंक हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेरी गुड, यही एरर आ गई. देखिए गुड जो होता है ना, एक एडजेक्टिव है, और आपको मैंने बताया एडजेक्टिव किन को क्वालिफाई करेगा, नाउन को. लेकिन जब आप गुड से वर्ब को क्वालिफाई कराओगे, राइट तो जैसे गुड से वर्ब को क्वालिफाई करोगे, तो गुड फिर डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा. गुड का जो है क्वालिफाई करना है किसको, वर्ब को. तो गुड के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वेल. वेल नॉट परफॉर्म्ड वेल, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, वेल. सो सेकंड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे. राइट यहाँ पर क्या यूज होगा, वेल होगा, नॉट परफॉर्म्ड वेरी
सेकंड पार्ट, आगे बढ़ते हैं। द फाइनल डिसीजन कैन बी टेकन ओनली आफ्टर वी कंसिडर ऑल द पैनल सजेशन। तो अब बोला गया कि जो फाइनल डिसीजन होगा वो कब लिया जाएगा। द फाइनल डिसीजन कैन बी टेकन, कब लिया जाएगा, ओनली आफ्टर वी कंसिडर, जब तक हम जो है कंसिडर नहीं करते। क्या कंसिडर नहीं करते, ऑल द पैनल सजेशंस। तो पैनल्स के सजेशंस को जब तक हम कंसिडर नहीं करते तब तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाएगा। जो कि सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, राइट, नो एरर इन इट। आगे बढ़ते हैं। इफ हिज एम इज टू बाय अ हाउस, अगर उसका एम है घर खरीदने का, इन द नेक्स्ट 3 years ही शुड स्टार्ट इमीडिएट सेविंग। तो देखिए, स्टार्ट आ गया, स्टार्ट, स्टार्ट वर्ब है। बोले, बोल रहे हैं कि अगर उसका एम है अगले साल घर खरीदने का, अगले 3 सालों में घर खरीदने का उसका अगर लक्ष्य है, तो उसको तुरंत बचत करनी चाहिए, तुरंत बचत करनी शुरू कर, मतलब कर तुरंत बचत कर देनी चाहिए। तो राइट, तो बचत करनी चाहिए उसे तुरंत। तो उसके लिए इमीडिएट वर्ड होगा या इमीडिएटली होगा, तो यहाँ पर जो सही वर्ड होगा वो होगा इमीडिएटली, राइट। तत्काल प्रभाव से उसे यह काम कर लेना चाहिए, इमीडिएटली सेविंग, राइट। तो इसको आप ठीक करेंगे, इमीडिएटली सेविंग जो है राइट वर्ड होगा। फोर्थ पार्ट, आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी ओपन दीज ब्रांचेस ऑन टाइम इफ वी हैव नॉट yet obtain the license? How can we open these branches? तो वो बोल रहा है कि हम ये ब्रांचेस कैसे ओपन कर सकते हैं। How can we open these branches on time, समय पे, if we have not, जो अब हमारे पास क्या नहीं है, if we have not yet obtained the license, अभी तक हमें अगर लाइसेंस नहीं मिला है, तो ये क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, दिस इज राइट सेंटेंस, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 17, when he found out that the girl had escaped, when he found out that the girl had escaped, he was absolute irritated and furious। irritated का मतलब है परेशान, और furious का मतलब है गुस्से में। तो he was absolute नहीं होगा, he was absolutely irritated, ये adjective है, राइट। फ्यूरियस भी एडजेक्टिव है, वह गुस्से में था, परेशान था। तो एब्सोल्यूट क्या है, हमारा एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, वो एब्सोल्यूटली होता है, याद रखिएगा। तो एडवर्ब की एक पहचान होती है, उसके पीछे एल वाई लगे रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एब्सोल्यूटली। क्या होता है कि जो बहुत सारे हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं ना, उनके पीछे हम एल वाई लगा के क्या कर लेते हैं, एल वाई लगा के हम उनको एड एडवर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो थर्ड पार्टी में यहाँ पर जो है एरर है, ही वॉज एब्सोल्यूटली होगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। द ट्रेनर रिसीव्ड हिज वर्क थ्रू, द ट्रेनर रिवाइज्ड, सॉरी नॉट रिसीव, द ट्रेनर रिवाइज्ड हिज वर्क थॉरो सो दैट नो वन कुड फाइंड फॉल्ट विद इट। तो वो अपना रिवाइज जो है वो थॉरोली, अब जो होता है ना रिवाइज करना, तो किसी चीज़ को आप चेक करते हो, रिवाइज करते हो, तो ये जो वर्ड आया ना थॉरो, ये रिवाइज्ड के लिए आया, किस किस तरीके से वो उसको रिवाइज कर रहा है। तो अगर वर्ब को क्वालिफाई करना है तो हमें एडवर्ब की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर जो सही एडवर्ब है वो है थॉरोली। करेक्ट करेंगे आप, थॉरोली, राइट। सेकंड पार्ट में एरर है, इसे आप ठीक करेंगे, हिज वर्क थॉरोली। आगे बढ़ते हैं। Given that there was no less time, I thought the students had done a good job. अब बोला जा रहा है given that, right? Given that there was no less time. आप जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे। Given that there was no less time, I thought the students had done a great job. तो had done a great job, a good job. Sorry, it's a good job. तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें वैसे भी कोई एरर नहीं है। दिस इज राइट सेंटेंस, इसमें कोई एरर नहीं है, राइट। तो आप इसमें टिक करेंगे नो एरर पे। नाउ नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। द पैसेज इज मोर डिफिकल्ट। अब बोला जा रहा है जो पैसेज था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, दैट आई एम अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड इट, राइट।
सो पैसेज कैसा है, द पैसेज इज मोर डिफिकल्ट। तो अब ऐसे मोर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कितना डिफिकल्ट था कि वो उसे कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाया। तो मोर का मतलब क्या है कि आप किसी से तुलना कर रहे हो कि इससे ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन आप ये बता रहे हो कि इतना डिफिकल्ट था कि मैं उसे कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाया। सो द पैसेज इज मोर नहीं होगा, द पैसेज इज सो डिफिकल्ट, इतना मुश्किल था कि मैं उसे कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाया। राइट, सो सेकंड पार्ट में एरर, इसको आप ठीक करेंगे। आगे मोर की जगह क्या यूज करेंगे, सो। नाउ अ मैन वॉज स्लीपिंग एट नाइट इन हिज कैबिन, एक जो आदमी है वो सो रहा था अपने कैबिन में। दैट सडनली हिज रूम फिल्ड विद लाइट, क्या हुआ, उसका जो रूम है अचानक से लाइट से भर गया। राइट, अब जरा इसको देखिए। द मैन अ मैन वॉज स्लीपिंग एट नाइट इन हिज कैबिन, तो मैन अपने जो राइट अपने कैबिन में जो है सो रहा था। तो यहाँ पर दैट नहीं होगा, यहाँ पर होगा व्हेन सडनली। और ये व्हेन है ना, यहाँ पर ये एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। व्हेन सडनली हिज रूम फिल्ड विथ लाइट, अचानक से या जब उसका रूम जो है लाइट से भर चुका था। व्हेन सडनली फिल्ड विथ, ठीक है, इसको ठीक करके लिखिए। राइट, सो व्हेन यहाँ पर एडवर्ब हो गया, सडनली यहाँ पर राइट वर्ड हो गया। थर्ड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। फार्मर्स कैन इजी गेट लोन्स, तो फार्मर्स क्या कह रहे हैं कि उनको जल्दी लोन मिल जाता है अंडर द किसान क्रेडिट स्कीम, राइट, विच वॉज लॉन्च्ड बाय आरबीआई। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है जो आरबीआई के द्वारा मिली है, उसकी वजह से किसानों को जल्दी लोन मिल जाता है। कैन गेट, अब ये क्या है, जो गेट वर्ब जो है कैन गेट, अब ये जो लोन है जो उसको ले सकते हैं, तो गेट कोई भी काम जल्दी से मिल सकता है, तो जो गेट वर्ब है ना उसको क्वालिफाई कर रहा है ये इजी। तो इजी जो है हमारा, इजी क्या होता है, इजी एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर इजी तो यूज होगा नहीं। तो यहाँ पर क्यों यूज नहीं होगा इजी, क्योंकि हमें यहाँ पर एडवर्ब की जरूरत है और इजी हमारा क्या एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, इजीली, सॉरी, नोट द स्पेलिंग ऑफ इजीली। राइट, तो आप करेक्ट करेंगे EASILY। राइट, फर्स्ट पार्ट इजी नहीं होगा, इजीली होगा। यहाँ पर इसको ठीक करिए, इजीली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। By so early as next year, that lending investment bank has plans, right, to open an office in New Delhi. Right? By so early as next year, that lending bank, अब इसका आप जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। राइट, तो यहाँ पर जो सिंपल सी एरर है वो ये पर है, बाय सो अर्ली एज नेक्स्ट ईयर। तो सिंपल कहना है कि वो नेक्स्ट ईयर में जल्दी ही जो क्या है वो जो ओपन करने वाले हैं ऑफिस अपना, कहाँ पर, नई दिल्ली में। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, सो अर्ली नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर। राइट, बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर, अगले साल की शुरुआत में। राइट, पहले पार्ट में एरर है, इसमें सिंपली लिखेंगे बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर, सो और एज को आप हटा देंगे, देयर इज नो यूज ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 24। मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज, जो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, हैव नॉट बीन एज सक्सेसफुल इंडिया देन वी एक्सपेक्टेड। देखिए, बहुत सारी जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, राइट, वो इंडिया में इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितना हमने सोचा था। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर किसका है, एज का है। राइट, तो एज का स्ट्रक्चर है, तो ज़रा ध्यान से देखिए, एज सेम एज आना चाहिए, एज के साथ जो है फिर लास्ट में एज ही आना चाहिए। एक एज तो हमें यहाँ मिल गया, मल्टीनेशनल कंपनीज हैव नॉट बीन एज सक्सेसफुल इंडिया एज वी एक्सपेक्टेड, जितना हमने सोचा था। तो फोर्थ पार्ट में एरर है, इसको आप करेक्ट करेंगे। यहाँ पर देन की जगह एज का इस्तेमाल किया जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्या यूज करना है यहाँ पर, एज। आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारा, मोस्टली ऑफ द न्यू
रिक्रूटेड ऑफिसर्स हैव नो एक्सपीरियंस इन द बैंकिंग सेक्टर। तो बोला गया है जो ज़्यादातर नए रिक्रूटेड ऑफिसर आए हैं उनको बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मोस्टली नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें नाउन चाहिए। क्योंकि ऑफिसर्स क्या हो गया, ये सब्जेक्ट बनेगा मोस्ट, क्योंकि ऑफिसर यहाँ पर क्या हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो मोस्ट ऑफ द न्यू रिक्रूटेड ऑफिसर, तो पहले पार्ट में एरर है, यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट होगा। इसको ठीक करेंगे, मोस्टली नहीं मोस्ट होगा। वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने 25 क्वेश्चंस को काफी अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको काफी ज्यादा अच्छा मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को करने में, और काफी ज्यादा आपको सीखने को लेकर मिलेगा। अब जो मैंने आपको इनिशियली एक काम बताया था कि आपको अपनी नोटबुक में 1 से लेकर 25 तक करना है, देन उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अपने स्कोर्स को इम्प्रूव किया जाए। अब हम उसकी बात करते हैं। राइट, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक कैटेगरी बना देते हैं स्टूडेंट्स की। राइट, इसी तरीके से हम एक कैटेगरी बना लेते हैं। अब कैटेगरी में देखिए क्या होगा, जिनके 25 आए, जिनके 20 से ज्यादा आए, और उसके बाद जिनके 15 से ज्यादा आए, और जिनके 15 से कम आए। राइट, अब यहाँ पर दो टेबल बना लेनी है। एक हो गया कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोल सकते हैं थ्योरी, और एक हो गया हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखिए, जिनके 25 आ रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, उनकी थ्योरी भी क्लियर है, लेकिन जिनके 20 आ रहे हैं ना, उनको कॉन्सेप्ट में थोड़ा काम करने की जरूरत है। राइट, एरिया ढूंढो, वो अपना एरिया, इम्प्रूवमेंट एरिया ढूंढे, और प्रैक्टिस उन्हें थोड़ी बढ़ानी होगी। लेकिन जिनके 15 से ज़्यादा आ रहे हैं और 20 से कम आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे। राइट, और उसके बाद उन्हें थ्योरी और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, जिससे वो जो एरर वहाँ पर कर रहे हैं उससे बाहर निकले। और जिनके से 15 से कम है, माय डियर फ्रेंड्स, रिवाइज्ड ऑल लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स आप दोबारा देखेंगे। राइट, सारे जो भी क्वेश्चंस कराएं वो सब उस लेक्चर के साथ अटेंड करोगे, कोई फास्ट और स्लो फॉर्म में नहीं होगा, यानी अब अच्छे से इनको पढ़ेंगे और इनको समझने का एनालिसिस करेंगे। लेक्चर्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए। प्रैक्टिस के लिए देखिए आप मॉक टेस्ट दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट दीजिए। PYQs दे सकते हो, अगर PYQ आपको नहीं मिलते हैं तो जाहिर सी बात है मेमोरी बेस्ड टेस्ट दे सकते हो, MBT, मेमोरी बेस्ड टेस्ट। राइट, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, जिससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और इजीली अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। राइट, बाकी की अगर जो भी चीज़ें हैं वो हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे, और आगे के कॉन्सेप्ट्स पे हम अपना जो है पढ़ाई और आगे का काम करते रहेंगे। राइट स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास में बस इतना ही। तो बाकी की जो चीज़ें होंगी वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब तक जो आपने पढ़ा इनको अच्छे से समझिए, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, देखो इंग्लिश जो होती है वो सिंगल वे ऑफ लर्निंग नहीं है, आपको कहीं रुकना पड़ेगा, आपको दोबारा पीछे के टॉपिक्स को समझना पड़ेगा। राइट, फिर दोबारा आपको नाउन को समझना पड़ेगा, ऐसे आगे पीछे आप पढ़ते रहोगे। कभी नाउन पढ़ोगे तो कभी आपको वर्ब में कन्फ्यूजन होगी, कभी एडवर्ब में कन्फ्यूजन होगी, बट ये है कि आप अपनी प्रैक्टिस ना रोकिए, आप कंटिन्यूस वे में आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन आता है हमसे पूछिए, फीडबैक दीजिए। राइट, क्वेरी क्वेश्चंस करिए, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। और देखते रहिए जो आपका एग्जाम है वो किस लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मार्केट में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई बुक है जिसके अंदर क्वेश्चंस हैं, तो उनको थॉरोली मल्टीपल टाइम उनको रिवाइज करिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी वोकैब पढ़ेंगे, रीडिंग सेक्शंस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से एग्जाम में स्कोर करने का मौका मिलेगा। तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, आपके क्वेश्चंस ना गलत हो। मॉक टेस्ट को अटेंड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करिए, और अपनी रीडिंग हैबिट्स बढ़ाइए। जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है ग्रामर है उसको समझ पाएंगे, उसके यूजेस को समझ पाएंगे। राइट, सो बाकी की जो चीज़ें हैं, बाकी के जो अगले हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक आप इनको रिवाइज करिए। राइट, अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन होती है तो दोबारा थ्योरी पार्ट पे जाइए, उसको अच्छे से एनालाइज करिए, चेक करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।
और बाकी की जो डिस्कस है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में करते हैं। थैंक यू सो मच।